अपना अगला जो केस लॉ है उसका नाम है शंकर कृष्णन। अब ये जो केस लॉ है इट इज़ बेस्ड ऑन इनकम फ्रॉम सैलरीज। इसके लिए इसका जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रेसिडेंशियल अकोमोडेशन, फ्री रेसिडेंशियल अकोमोडेशन दिया है, जिसको अपन कहते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। अब इसमें हुआ क्या है कि एम्प्लॉयर जो है ही इज प्रोवाइडिंग अ रेसिडेंशियल अकोमोडेशन टू एम्प्लॉय एंड फॉर दैट दे हैव पेड सम डिपॉजिट मनी। जैसे होता कैसा है, इसमें मैं एम्प्लॉयर हूँ और सामने एक एम्प्लॉई है। मैंने एक रेसिडेंशियल अकोमोडेशन किराए पे किसी से लिया है और उसके लिए मैंने डिपॉजिट भी दिया है और वो अकोमोडेशन मैंने मेरे एम्प्लॉय को दे दिया है। अब इस फैक्ट ऑफ द केस पे आते हैं। द असेसी, अ सैलरीड एम्प्लॉय, was provided with a rent free accommodation being a flat in Mumbai. मुंबई में एक उसको फ्लैट दिया गया। The monthly rent paid by the employer in respect of the said flat was 10,000 per month. एम्प्लॉयर जो है 10,000 पर मंथ का रेंट का पेमेंट कर रहा था। The employer had given an interest-free refundable security deposit of 30 lakh rupees to the landlord for renting the said house property. The assessee employee computed the perquisite. अब एम्प्लॉय के हैंड्स में इट इज़ अ perquisite because it is a rent free accommodation एंड अगर अपन उसे कैलकुलेशन को अगर देखें तो वहाँ पे एक रूल है कि 15% ऑफ सैलरी शुड बी एडेड एज perquisite। तो वैसा ही कैलकुलेशन उसका भी हुआ था। तो 15% ऑफ सैलरी को वहाँ पे परक्विजिट मान के सैलरी में ऐड किया गया था और उस हिसाब से सैलरी को टैक्सेबल किया गया था। अब जब स्क्रूटनी हुआ इस सैलरीड एम्प्लॉय का, उस टाइम पे असेसिंग ऑफिसर ये बोलता है कि भैया विदाउट दैट इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट, विदाउट दैट इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट ऑफ 30 लाख रुपीज वो मकान किराए पे 10,000 में लिया नहीं जा सकता था। इसका मीनिंग ये है कि 30,000 का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट कंपोनेंट भी होगा जो कि रेंट है, जो कि एम्प्लॉयर ने पे किया है। नाउ द असेसिंग ऑफिसर हाउएवर कंटेंडेड दैट सिंस द एम्प्लॉयर हैड गिवन इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट ऑफ 30 लाख रुपीज टू द लैंडलॉर्ड, interest at the rate 12% on the said deposit is required to be taken into consideration while calculating the value of the perquisite. So he enhanced the perquisite value of the residential accommodation provided to the employee by such notional interest. अब अगर अपन सैलरी चैप्टर की अगर बात करें, वहाँ पे परक्विजिट का जो कैलकुलेशन है वहाँ पे कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है कि डिपॉजिट कितना दिया है या कितने रेंट पे मकान लिया है। उससे तो अपने को कोई सेंस ही नहीं है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। अपने को मतलब सिर्फ इसी एक चीज़ से होना चाहिए कि भाई आप जो ये अकोमोडेशन है उसका परक्विजिट का कैलकुलेशन जब कर रहे हो तो जो सेक्शन 17 में कैलकुलेशन दिया है वही कैलकुलेशन अपने को आगे लेके जाना है। वहाँ पे दिया हुआ है सिंपल सा कैलकुलेशन 15% ऑफ सैलरी, तो वही अपने को ध्यान में रखना चाहिए ना। ITAT का जो जजमेंट है उस पे आते हैं। द ट्रिब्यूनल ऑब्जर्व दैट एज पर रूल 3 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स द परक्विजिट वैल्यू ऑफ द रेसिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर shall be the actual amount of lease rent or payable by the employer or 15% of salary whichever is lower as reduced by the rent which is actually paid by the employer. The tribunal therefore held that there is no concept of notional interest which should be added while determining
द वैल्यू ऑफ द परक्विजिट, राइट। उसके बाद में ये मामला चला जाता है हाई कोर्ट में। फिर हाई कोर्ट का जो व्यू है उस पर आते हैं। ऑन अपील बाय द रेवेन्यू, द बॉम्बे हाई कोर्ट हेल्ड दैट the assessing officer is not right in adding the notional interest on the security deposit given by the employer to the landlord in valuing the perquisite of rent-free accommodation. Correct? Because since the perquisite value has to be computed as per Rule 3 of Income Tax Act, Income Tax Rules, and Rule 3 does not require addition of any such notional interest. Thus, the perquisite value of the residential accommodation provided by the employer would be the actual amount of lease rental paid or payable by the employer, since the same was lower than 15% of the salary. मतलब यहाँ पे जाके डिसीजन क्या चीज़ का हो रहा है कि नोशनल इंटरेस्ट ऐड नहीं होगा, सैलरी के ऊपर परक्विजिट का रेंट फ्री अकोमोडेशन का कैलकुलेशन जो होगा वो एज पर रूल 3 होगा। रूल 3 में नोशनल इंटरेस्ट का कोई प्रोविजन नहीं है। वहाँ पे सिंपल सा रूल है, कितना रेंट का पेमेंट एम्प्लॉयर ने किया, ठीक है ना, एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, और 15% ऑफ सैलरी, इसका लोअर वैल्यू हमको लेना है। और उसमें से भी एक्चुअल रेंट अगर एम्प्लॉय ने पे किया है एम्प्लॉयर को तो वो भी माइनस हो जाएगा। एज सिंपल एज इट इज। तो केस बहुत सिंपल था ये। आफ्टर दैट आते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल का केस, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ये जो पर्टिकुलर केस लॉ है इसका नाम याद रखना भी इजी होगा आपके लिए, दिल्ली पब्लिक स्कूल का एंड पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट। यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है वो ये, कैन द लिमिट ऑफ ₹1000 पर मंथ पर चाइल्ड बी अलाउड एज स्टैंडर्ड डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग परक्विजिट वैल्यू ऑफ द फ्री और कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर। फैक्ट्स क्या है देखो, अभी इस केस के जो फैक्ट्स ये हैं कि एम्प्लॉयर का खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, दिल्ली पब्लिक स्कूल जो है उनका खुद का स्कूल है। उनके जो एम्प्लॉय मतलब जो टीचर्स वगैरह हैं उनके जो बच्चे हैं वो उनके बच्चे उनकी स्कूल में ही पढ़ाई करते हैं। तो वो जब उनकी स्कूल में जब पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको कंसेशनल रेट पे एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा है। मतलब नॉर्मल स्टूडेंट से जो फीस चार्ज हो रही है उससे लेस फीस चार्ज हो रही है उन स्टूडेंट से जो कि एम्प्लॉय के बच्चे हैं। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन का तरीका दिया हुआ है उसमें ये दिया हुआ है नॉट एक्सीडिंग 1000, नॉट एक्सीडिंग 1000। ये जो शब्द है नॉट एक्सीडिंग 1000, इसके ऊपर ये पूरा केस लॉ है, ठीक है ना। शब्द कौन सा है इसमें, नॉट एक्सीडिंग 1000। ये एक शब्द, एक जो लाइन है उसको याद रखना है, उसके ऊपर ये पूरा केस लॉ डिपेंडेंट है। देखते हैं यहाँ की जो लैंग्वेज है। एज पर द प्रोविजन ऑफ रूल 3 सब रूल 5 of the Income Tax Rules 1962, in case an educational institute is maintained and owned by the employer, maintained and owned by the employer, and free or concessional education facility is provided to the employee's household in such institution. Employees के जो घर के लोग हैं उनको कंसेशनल रेट पे एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। Then the cost of education in a similar institution in or near the facility, near the locality, shall be taken to be the value of perquisite. परक्विजिट का वैल्यूएशन का रूल यहाँ पे इन्होंने दिया है कि रूल क्या है। रूल दिया है रूल 3 सब रूल 3(5) दिया है और उसमें ये दिया है द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन इन और नियर द लोकेलिटी, उसी लोकेलिटी में या उस आसपास की लोकेलिटी में सिमिलर इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन की जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को हम यहाँ पे पहले लेंगे।
वापस आते हैं इसके लैंग्वेज पे। देन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन अ सिमिलर इंस्टीट्यूशन इन और नियर द लोकेलिटी शैल बी टेकन टू बी द वैल्यू ऑफ द परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। इन केस द कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन और द वैल्यू ऑफ बेनिफिट does not exceed 1000 per month per child, the perquisite value shall be taken to be nil। अब इसका मीनिंग ये कि भैया वो परक्विजिट का वैल्यूएशन अपने को करना है। वैल्यूएशन का रूल ये, रूल नंबर 1 कि सिमिलर लोकेलिटी में या आसपास की लोकेलिटी में, नियर बाय लोकेलिटी में, सिमिलर इंस्टीट्यूट में कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या है उसको आप परक्विजिट मान लो, ठीक है। उसके बाद में ये देखो कि जो परक्विजिट आपको मिल रहा है, मतलब जो कंसेशन आपको मिल रहा है, इज इट नॉट एक्सीडिंग ₹1000 पर मंथ पर चाइल्ड। 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, लैंग्वेज मैंने आपको पहले बोला था, नॉट एक्सीडिंग 1000 पर मंथ पर चाइल्ड। अगर 1000 के नीचे की वैल्यू है तो हम वहां पे ये मानते हैं कि परक्विजिट का वैल्यू 0 है। क्या है? परक्विजिट का वैल्यू इज निल, 0। तो यहां पे जो चेक करना है वो क्या चीज चेक करनी है? चेक ये करना है कि बेनिफिट जो दिया जा रहा है, मतलब जो कंसेशन जो दिया जा रहा है फीस में, दैट कंसेशन डज नॉट एक्सीड 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, ठीक है। फिर असेसी यहां पे क्या बोलता है? असेसी का ये कहना है द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन वाज मोर देन ₹1000 पर मंथ पर चाइल्ड, देयरफॉर व्हाइल डिटरमाइनिंग द परक्विजिट वैल्यू ऑन द अबव बेसिस द असेसी क्लेम्ड अ डिडक्शन ऑफ 1000 पर मंथ पर चाइल्ड। एक्चुअल जो कंसेशन है वो ज्यादा था। एग्जाम्पल लेता हूँ एक, समझ लो कंसेशन जो दिया जा रहा है फीस में वो है 20,000 रुपया, 20,000 रुपीज का कंसेशन है। 20,000 का अगर कंसेशन दिया जा रहा है एक बच्चे के लिए, तो इसका मैं क्या करूँगा? पहला कैलकुलेशन, पर मंथ कितना है, आई विल डिवाइड 20,000 बाय 12, सो इट विल एक्सीड ₹1000 ऑब्वियसली। रूल क्या कहता है? 1000 के अंदर जब तक है तब तक ये मान लो कि 0 है। तो असेसी ने क्या किया मालूम है? असेसी ने क्या किया, वो 20,000 में से 12,000 माइनस कर दिया और बोला कि 8,000 जो है वो मेरा वैल्यू ऑफ परक्विजिट है। वैल्यू ऑफ परक्विजिट का उसका कैलकुलेशन क्या किया था उसने? 20,000 में से 12,000 माइनस कर दिया, पर मंथ पर चाइल्ड 1000 है ना, उतना उसने कंसेशन ले लिया। तो अब यहाँ पे हाई कोर्ट ये बोलता है कि भैया ठहरो, दिस इज नॉट द इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन ये है कि नॉट एक्सीडिंग अगर है 1000, नॉट एक्सीडिंग 1000 अगर है तो हम उसको 0 मानते हैं। अगर एक्सीडिंग 1000 है तो वो पूरा का पूरा वैल्यू आपका टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो लैंग्वेज उस पर आते हैं, द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इन द अबव केस हेल्ड दैट ऑन अ प्लेन रीडिंग ऑफ रूल 3(5) इट फ्लोज दैट in case the value of perquisite for the free or concessional education facility arising to an employee exceeds ₹1000 per month per child, the whole perquisite shall be taxable in the hands of the employee and no standard deduction of 1000 per month per child can be provided from the same. It is only in the case the perquisite value is less than or not exceeding 1000 per month per child, the perquisite value shall be nil. Therefore, ₹1000 per month per child is not a standard deduction and whole value of the perquisite shall be taxable. Thank you.